नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को ईश्वर समझने लगे हैं, भगवान समझने लगे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बातों का, इनकी दलीलों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जो कह दिए वही कानून है, संविधान है। इनको जो दिखता है वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं हो सकता है। हेट स्पीच के मसले पर ऐसे ही चर्चा चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट के दो जज के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने जिस तरीके से बात कही है उसके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुस्से में आ गए। उन्होंने दोनों जजों को धो डाला, अपनी दलीलें से इन दोनों को चुप करा दिया। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी दलीलों के बावजूद, सच्चाई देखने के बावजूद ये लोग अपना ही राग अलापते रहे और ये देखते रहे कि जो वो देख रहे हैं वही सच्चाई है। उन्होंने पूरे के पूरे मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक एजेंडे की तरह पेश किया, जिसके कारण अखबारों में हेडिंग छपी कि हेट स्पीच के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट तक कह दिया। यानी कि सरकार कमजोर है, सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है जो हेट स्पीच देते हैं, जो नफरती भाषण देते हैं। और उस बीच जब यह चर्चा चल रही थी, यह चर्चा तब शुरू हुई, दलीलों का सिलसिला तब शुरू हुआ जबकि यह मामला महाराष्ट्र का था। पिटीशन देने वाला शाहीन अब्दुल्ला केरल का था और मामला जो लाया गया यह दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। बात हिंदू जनाक्रोश मार्च को लेकर थी जो महाराष्ट्र में चल रहा है और उसमें मुसलमानों के खिलाफ बयान देने, भाषण देने और नफरती बातें करने की अपील की गई थी और कहा गया था कि हिंदू जनाक्रोश मार्च जो किया जा रहा है उसमें मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। और इसी को लेकर केरल के शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और उस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया गया, क्योंकि यह मामला मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच का था, हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। और इसलिए इसमें भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए। जब दलीलें दी जाने लगी तो तुषार मेहता ने जजों को कहा कि यह मामला अकेले नहीं है। अगर हेट स्पीच का मामला हो तो सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा सकता। यानी कि हिंदुओं का जो जनाक्रोश मार्च है उसमें अगर मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है तो कई जगह पर जो हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता है उस पर भी सुओ मोटो लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई ने केरल में गंध मचा रखा था और केरल में वो हर मंच पर हिंदुओं के खिलाफ बातें करते थे। जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं उसके बारे में आपको भी पता होगा। और जब ये बात हो रही थी तो के.एम. जोसेफ उनके तरफ देखे और उसके बाद कहे कि इसके बारे में हमें जानकारी है, इसे आगे के लिए रखिए, इसे बात के लिए रखिए, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा भटकाने वाला नहीं है, सारे के सारे मामलों को एक तरीके से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अगर हिंदुओं के ऊपर आरोप लग रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर केरल में हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उसे टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें मामला दूसरा हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने केरल के साथ साथ तमिलनाडु की भी बात की कि तमिलनाडु में डीएमके के एक प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। उन्होंने पेरियार का नाम लेते हुए कहा कि अगर इक्वलिटी लाना है, समानता लाना है, तो पेरियार ने कहा है कि ब्राह्मणों की हत्या करनी चाहिए। इस पर के.एम. जोसेफ मुस्कुराने लगे। उसी बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल टोका और कहा कि यह मामला मुस्कुराने वाला नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वहां जो बात कही गई है वो कोई सामान्य बात नहीं है, यह हत्या की बात कही गई है। लेकिन के.एम. जोसेफ ने साथ उन्होंने पूछा
कि क्या आप पेरियार को जानते हैं। तुषार मेहता से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या आप ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में जानते हैं। तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि हम उनके बारे में एक एक चीजें जानते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि किसी भी महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटी को कोट करके कोई ऐसी बातें नहीं कही जा सकती जिससे हिंसा फैले। क्या पेरियार को कोट करके यह कहा जा सकता है कि अब ब्राह्मणों की हत्या करने की बात उन्होंने कही थी, अगर इक्वलिटी लाना है तो इसका मतलब ओबीसी और दलित समाज ब्राह्मणों की हत्या करने में जुट जाए? क्या ब्राह्मणों के लिए यह बातें कहना सही है? ब्राह्मण मतलब हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो द्रविड़ और हिंदू, यह सनातन संस्कृति, आज संस्कृति के नाम पर दक्षिण भारत में ऐसा अफवाह फैलाया जाता है और इस प्रोपेगेंडा के आधार पर एक एजेंडा ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें नॉर्थ इंडियन को भी टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जाता है और इससे नफरत का माहौल पैदा होता है। लेकिन क्या डीएमके ने कोई कार्रवाई की? डीएमके ने उस प्रवक्ता को पार्टी से निकाला और क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उस मामले में कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए तमिलनाडु की सरकार को निर्देश दिया? ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर सिर्फ केंद्र सरकार के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के लिए क्यों ऐसी बात हो? अगर महाराष्ट्र में अभी हिंदू जनाक्रोश मार्च निकल रहा है, वहां पर कुछ हिंदू संगठन के राइट विंग के नेताओं ने भाषण दी है और उन भाषणों में जो बातें कही गई है वो मुस्लिम आक्रांताओं को लेकर है, मुसलमानों को लेकर है। लेकिन उन मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ जो बातें कही गई है उसे लेकर केरल का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और केरल में जो मामले चल रहे हैं उसके खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट और केरल की सरकार कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं करती है, क्योंकि इस बीच अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तो इसके ऊपर एक्शन लिया, पीएफआई के ऊपर बैन भी लगा दिया। लेकिन वहां जो पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, वहां जो किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वहां हिंदुओं और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके लिए बार बार सवाल उठता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक केरल सरकार को कोई निर्देश क्यों नहीं दिया। लेकिन केएम जोसेफ टस से मस नहीं हुए, उन्होंने बार बार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की कि हेट स्पीच को लेकर सरकार को यह तय करना चाहिए कि माइनॉरिटी को कभी भी परेशानी ना हो। माइनॉरिटी अगर किसी तरीके से घृणा पैदा करे, नफरत पैदा करे, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जब यह बात होती है कि अगर 15 करोड़ को खुले छोड़ दिया जाए, पुलिस हटा ली जाए, तो उस समय 100 करोड़ पर यह भारी पड़ेगा, तो क्या उस समय उसके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमानों को यह अधिकार है हिंदुस्तान में कि वो कितना भी हिंदुओं को टारगेट कर सके, कन्वर्जन का रैकेट चला सके, वो नफरती भाषण दे सके, वो धमकियां दे सके और धमकियों के साथ उन धमकियों को इंप्लीमेंट भी कर सकें, जैसे सर तन से जुदा होने का नारा देते हैं और उस नारे के साथ कुछ लोगों की हत्या भी की जाती है। एक तरह से भय का माहौल पैदा किया जाता है। उस पर इन लोगों को कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर हिंदू आक्रोश मार्च निकाला जाता है तो उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा बेंच बैठ जाता है और उस बेंच में दो ऐसे जज हैं जो दोनों के दोनों खानदानी जज हैं। इन लोगों को कभी यह समझ में नहीं आता है कि अभी की व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, सरकार कैसे चलाई जा रही है। इनको सिर्फ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी समझ में आता है कि मेजॉरिटी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो माइनॉरिटी के क्रिया का प्रतिक्रिया कर सके। अगर माइनॉरिटी कोई तांडव भी मचाए तो मेजॉरिटी यानी कि हिंदुओं का यह कर्तव्य बनता है कि उनको सिर्फ बहलाए फुसलाए, उनके साथ मेल जोल की बातें करे, कभी उसके ऊपर प्रतिक्रिया करे ही नहीं। क्या माइनॉरिटी को पालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के पास है? सरकार जिस तरीके से 60 सालों में चली है उसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी? यही बात सब अब सवाल बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जो इशारा पीएम मोदी की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता ने किया सुप्रीम कोर्ट में, उसका मतलब यही था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पर कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कानून दोनों के लिए बराबर है। अगर अपराध कोई करेगा तो उसको सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद बीवी नागरत्ना भी आ गई टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि जो केएम जोसेफ की बात की जाती है वो भी उसी विचारधारा, उसी पीढ़ियों तर पीढ़ियों जज बनने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि उनके पिता के मैथ्यू भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और दूसरे जो इस बेंच में शामिल थी बीवी नागरत्ना, उनके पिता भी ईएस वेंकटरमैया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब वो भी बीच में कूद गई और उन्होंने पूरी की पूरी अवधारणा को बदलने की कोशिश की कि अगर माइनॉरिटी यहां पर रहा है, अगर इन लोगों ने भारत को चुना है पाकिस्तान के बदले, तो इनके अधिकारों को सुरक्षा होनी चाहिए। इन्हें बार बार ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इससे देश की व्यवस्था खराब होती है। नेताओं को इस तरह के सब बात नहीं करनी चाहिए। इनको प्रेरणा लेनी चाहिए जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं से, जिनके स्पीच को सुनने के लिए गांव-गांव से लोग आते थे, क्योंकि नागरत्ना को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताएं दिखते हैं जिनको सुनने के लिए गांव से लोग आते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उनको सुनने के लिए गांव-गांव से लोग नहीं आते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के 130 करोड़ जनता में से अगर 55% वोट मिलता है, यानी कि आधा से ज्यादा लोग इनके पक्ष में बोलते हैं, तो क्या 70 करोड़ जनता इनके साथ खड़ी नहीं है? ये लोग इनको सुनने नहीं आते हैं। लेकिन नागरत्ना को इन जैसे नेताओं की बात याद नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगी, इंदिरा गांधी की बात करेंगी और कांग्रेस के उन कुछ नेताओं की बात करेंगी, ताकि अखबारों में यह सामने आए, उनके स्टेटमेंट को कोट किया जाए कि जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस की परंपराओं को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। ये सारे के सारे एजेंडे इसी तरीके से चल रहे हैं और इसी एजेंडे के कारण सुप्रीम कोर्ट को बार बार यह कहा गया है कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहें। अंदर की बातें बाहर आनी चाहिए, लेकिन उसमें आप जो दलील देते हैं, आप जो बातें कहते हैं, बरवल टिप्पणियां करते हैं, उन टिप्पणियों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे बैलेंस खराब हो जाए, क्योंकि यह बैलेंस खराब करने की ही बात है। जब आपके पास हेट स्पीच का मामला आया है तो उसमें हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ की बात कहां से आती है? अगर किसी वकील ने यह बोला या फिर सॉलिसिटर जनरल ने यह बोला कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें हो रही है, इनको टारगेट करने की कोशिश उन जगहों पर हो रही है जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो आपको उसमें बोलना चाहिए कि उन जगहों पर मुस्लिमों के खिलाफ भी वैसा ही एक्शन लिया जाए। या ये नहीं कह सकते हैं आप कि वो मामला दूसरा है और ये मामला दूसरा है और इस मामले पर अभी सुनवाई होगी, सबको अपना अपना केस लड़ने का अधिकार है। तो क्या शाहीन अब्दुल्ला को केरल से दिल्ली तक किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए जाने का मन नहीं किया? क्या केरल के मामले को महाराष्ट्र में अगर ये बातें कही गई तो उसी समय महाराष्ट्र के लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसके लिए पिटीशन नहीं दी जा सकती है? मामला तो यह है कि यह हिंदुओं को टारगेट किया जाए, यानी महाराष्ट्र में अगर हिंदू जनाक्रोश मार्च निकल रहा है और उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे दे, तो उसके बाद हिंदू मार्च जितने निकलेंगे, हिंदुओं की रैलियां होगी, उन सब पर नजर रखने की बात कही जाएगी। सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि हिंदू जनाक्रोश मार्च को रोक दो, उनको आगे न बढ़ने दो, और वो जो बातें करते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनके कुछ नेताओं पर एक्शन लो, उनको जेल में डालो, ताकि आगे से हिंदू ऐसे मार्च न कर सके, अपनी बात लोगों के सामने न रख सके। यह पूरा का पूरा जो एजेंडा है इन लोगों का एक तरफा है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में इन खानदानी जजों और नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर भी सवाल उठ रहा है और इनकी टिप्पणियों के लेकर भी। इसीलिए किरण रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ भूतपूर्व जज जो हैं, जो रिटायर होने के बाद देशद्रोही गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, और यही जज
अचानक से ऐसे नहीं हुए होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये जज रहे होंगे उस समय भी इनकी विचारधारा ऐसी ही रही होगी, और आज भी ये सामने में दिखता है जब एक एक करके मामलों पर दलीलें दी जाती है, इनके विचार देखे जाते हैं, और इसी विचार के कारण अब सुप्रीम कोर्ट के इन जजों की वर्बल टिप्पणियों पर, इन दलीलों पर, इस एक तरफा व्यवहार पर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाएगा और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी बदली जाएगी। एक कॉलेजियम से उत्पन्न जजों को अब नए तरीके से कॉम्पिटिटिव तरीके से सामने आना पड़ेगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि अपने खानदान का हवाला देकर ये जज न बन सके और बार बार ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी अभियानों में उन लोगों का साथ न दे सके जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।